कोरोना काल, चीन का जंजाल। नमस्कार। आज जब सारी दुनिया की तरह भारत भी कोरोना संक्रमण के महाकाल से जूझ रहा है, एक तरफ लाखों की संख्या में लोग संक्रमण के शिकार हुए, उनकी चिकित्सा, उनकी देखभाल, सेवा शुश्रूषा, फिर लॉकडाउन के कारण लाखों लोग बेरोजगार हुए, काम धंधे बंद हुए, अर्थव्यवस्था चौपट हुई। सारा तंत्र, सारे संसाधन जब इस महासंकट से जूझने में, इस पर काबू पाने में लगे हैं, ऐसे में हमारे कुछ पड़ोसी, जिनमें पाकिस्तान तो सदा से ही हर संकट में और हर सुख में हमारे ऊपर हमलावर रहता ही है, किसी न किसी बहाने उसकी कोशिश रहती है हमारी सेनाओं को उकसाने की, देश के अंदर अव्यवस्था पैदा करने की। लेकिन उससे भी बड़ी चुनौती इस बार हमारे एक ऐसे पड़ोसी ने दी है जिसका नाम है चीन, जिसके साथ बीते कुछ वर्षों में हमारे संबंध बहुत खट्टे मीठे रहे हैं। समय समय पर सरकारों ने, नेताओं ने उसके नेताओं का बहुत स्वागत सत्कार भी किया है। उसके साथ बहुत सारे समझौते भी हुए हैं, अर्थव्यवस्था में उसका दखल बढ़ा है, उसकी टेक्नोलॉजी, उसके उद्योग, उसका निवेश सब भारत में बढ़ा है। फिर भी ऐसे समय में जब वो खुद कोरोना संकट से जूझ रहा था, क्योंकि इस कोरोना नाम की महामारी का उदय चीन की कोख से ही हुआ है और सारी दुनिया उसके लिए उसे कोसती भी रही है, ऐसे में उसने न सिर्फ भारत के साथ अपनी सीमा पर मोर्चे खोले, बल्कि नेपाल जैसे हमारे पड़ोसियों को भी इस बात के लिए उकसाया कि अपने भाई जैसे पड़ोसी भारत के साथ विद्वेष पैदा करे, किसी न किसी बात पर विवाद पैदा करे। चीन ने पिछले कुछ महीनों में सीमा पर जिस तरह का उत्पात मचाया है, जिस तरह का संकट पैदा हुआ है, उससे देश के बहुत सारे संसाधन, देश का बहुत सारा ध्यान उस तरफ लगना स्वाभाविक है। ऐसे में ये सवाल उठना भी स्वाभाविक है कि आखिर ये विवाद है क्या। तो हम इस विवाद की गहराई से पड़ताल करने के लिए 3 कड़ियों में एक श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, जो इस विवाद की जड़ों को तलाशेगी, खंगालेगी। ये भी समझने की हम कोशिश करेंगे कि आखिर चीन ऐसा क्यों कर रहा है, उसकी भीतरी और बाहरी मजबूरियां हैं या उसका आक्रामक तेवर इस वक्त जोर मार रहा है, और फिर भारत के सामने इस चुनौती का सामना करने के विकल्प क्या हैं। चीन के साथ विवाद की पृष्ठभूमि, उसके इतिहास, भूगोल और उसके भविष्य को जानने समझने की कोशिश में हम बात कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार, चीन के मामलों के जानकार, तिब्बत के अध्येता विजय क्रांति से, जो सेंटर फॉर हिमालयन एशियन स्टडीज एंड एंगेजमेंट के चेयरमैन भी हैं। विजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। सबसे पहला सवाल तो यही है विजय जी कि हम इस सीमा विवाद के इतिहास को, इसके विस्तार को और इसके भूगोल को थोड़ा बारीकी से समझें। ये जो भारत की जो सीमा है, जिसको हम कह रहे हैं आजकल भारत चीन सीमा, वो असल में इतिहास में वो कभी भी भारत चीन सीमा नहीं थी, वो भारत तिब्बत सीमा थी। और 1951 में जब चीन ने जबरदस्ती तिब्बत पर कब्जा कर लिया, तो आगे बढ़कर उसकी सीमा वो आगे आकर भारत तक आ गई। तो इसलिए हम इसको आजकल भारत चीन सीमा कह रहे हैं, वरना ये भारत तिब्बत सीमा है। और ये गलवान का इलाका, बाकी जो इलाके हैं, डोकलाम है, अरुणाचल प्रदेश है, ये पूरी सीमा जो है ये साझा रही है तिब्बत के साथ। ये जो पूरी सीमा है, इसकी लंबाई तकरीबन 4000 किलोमीटर है और उसमें नेपाल का भी हिस्सा है और भूटान का भी। तो बाकी जो हिस्सा है वो तकरीबन 3488 किलोमीटर जो है वो भारत के साथ लगता है। और पश्चिम से शुरू किया जाए तो लद्दाख है, फिर हिमाचल प्रदेश है, फिर उत्तराखंड है, फिर नेपाल है, उसके बाद सिक्किम है, फिर भूटान है और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, फिर म्यांमार आ जाता है। तो इस पूरे इलाके में कई हजार साल तक एक दिन के लिए भी 1 इंच जगह पर भी कभी भी ये भारत चीन सीमा नहीं रही। ये हमेशा भारत तिब्बत सीमा थी, दुनिया की सबसे शांत सीमा थी। इस तरफ भारतीय होते थे, उधर तिब्बती होते थे। जो थोड़ा बहुत चौकियां थी भी व्यापार का नियंत्रण करने के लिए, तो उसमें इक्का दुक्का थोड़े थोड़े सिपाही होते थे,
व्यापार जितना होता था दोनों तरफ, वो भारतीय करेंसी में होता था या तिब्बती करेंसी में होता था या सोने चांदी में होता था। उसमें कहीं चीन भी शामिल नहीं था। जो डाक व्यवस्था थी इस पूरे में, इधर भारत की थी उधर तिब्बत की थी। आज भी आपको लोगों के पास तिब्बत के डाक टिकट मिल जाएंगे, भारत के जो ब्रिटिश काल के डाक टिकट हैं वो उनकी पोस्टेज में मिल जाएंगे। तो कुल मिला के कहा जाए कि ये जो रिश्ता है भारत चीन सीमा का, ये बड़ा आर्टिफिशियल और बहुत ही सतही और हाल ही का रिश्ता है। अब सवाल आता है कि लद्दाख में और इन सब इलाकों में चीन को परेशानी किया है, इतनी तो कब्जा कर लिया उसने तिब्बत का, फिर उसको और क्या चाहिए। आप अगर थोड़ा इतिहास में पीछे जाएं तो माओ त्से-तुंग जो चेयरमैन थे कम्युनिस्ट पार्टी की, कम्युनिस्ट चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के चेयरमैन थे, फिर बाद में चीन के चेयरमैन हो गए। उनका जो कल्पना थी चीन के बारे में वो बहुत विशाल कल्पना थी, और जिसको वो मिडिल किंगडम कहते हैं कि दुनिया की धुरी चीन है और वो पूरी दुनिया पर राज करेगा, ये उनकी कल्पना। उन्होंने कहा था कि तिब्बत जो है वो चीन की हथेली है, और लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान और नेफा, उन दिनों में अरुणाचल प्रदेश को नेफा कहा जाता था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। वो बोले कि ये 5 जो है हमारी उंगलियां हैं। तो आज जो हम देख रहे हैं इतने बरस से कि वो हर इलाके में शरारत कर रहा है और दावे कर रहा है, ये वो जो विस्तारवादी जो सोच है माओ त्से-तुंग की, आज उस पे परिणाम हम देख रहे हैं। जी जी, हम बहुत सारे नाम सुन रहे हैं, जैसे 8 फिंगर्स, जैसे गलवान वैली, पेगोंग झील है। तो मैं चाहूंगा कि अगर आप इन पर एक एक करके, ये 8 फिंगर्स क्या हैं और ये सब क्या है। असल में ये जो फिंगर्स की कहानी है ये बड़ी रोचक है। इसके 2 पक्ष हैं। एक, ये जो भारत और तिब्बत की सीमा, जहां इस वक्त भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने हैं, लद्दाख का जो इलाका है उसमें एक तरफ एक झील है जो जिससे हमारी सीमा बनती है दोनों देशों की, वो है पैनगोंग त्सो। त्सो होता है मतलब झील, ये तिब्बती नाम है पैनगोंग त्सो। और उसमें चीन ने क्या किया कि वो धीरे धीरे जहां उसको मौका मिलता था, एक पहाड़ी से अगली पहाड़ी में आ गए, फिर अगली पहाड़ी में आ गए, फिर अगला कुछ एरिया कवर कर लिया, क्योंकि हमारी वहां पूरी तैनाती भी पूरी नहीं थी इन बहुत सारे इलाकों में। ये आपके जानने के लिए रोचक होगा, सबसे पहले जब चीन में कम्युनिस्ट सरकार बनी तो माओ त्से-तुंग ने जो सबसे पहला काम किया वो था, एक देश था ईस्ट तुर्किस्तान, ये सेंट्रल एशिया से जुड़ा हुआ था, उस पर कब्जा किया और उसको नया नाम दे दिया शिनजियांग। अब शिनजियांग का मतलब है न्यू फ्रंटियर। अब बताइए किसी इलाके का नाम न्यू फ्रंटियर तो नहीं हो सकता ना। और उस इलाके पर जब उसने कब्जा किया तो आप सिर्फ अगर आप उनकी मानसिकता को समझना चाहें चीन की और चीनियों की, वो आपको पता लगेगी कि ये जो ईस्ट तुर्किस्तान है एक मुस्लिम देश है, वहां उइगुर और दूसरी जातियों के लोग रहते हैं, वो ज्यादातर मुस्लिम, वो काफी लड़ाके हैं और काफी हिम्मत वाले हैं, और वो ठोक कर जवाब देते हैं चीन को, आज भी दे रहे हैं। तो 1949 में जब उन्होंने चीनी सेना को मारना शुरू किया वहां के लड़ाकों ने, तब माओ ने एक हवाई जहाज भिजवाया उन जितने ट्राइबल लीडर्स थे अलग अलग क्लैंस के, कि भाई आप आइए हम आपसे बात करेंगे। वो बेचारे मान गए, हवाई जहाज में सवार हो गए। वो हवाई जहाज जब उड़ा उसके बाद रास्ते में ही उसमें बम विस्फोट हुआ, जितनी लीडरशिप थी उस देश की वो सारी मर गई वहीं। ये है चीन का तरीका दोस्ती करने का, बातचीत करने का। वही काम आजकल गलवान के इलाके में हो रहा है, डोकलाम में हो रहा है और अरुणाचल प्रदेश में हो रहा है। चीन ने धीरे धीरे कब्जा करता रहा है। तो हम जिस पैनगोंग त्सो झील की बात कर रहे हैं वो पहले भारतीय क्षेत्र में थी, लेकिन वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करते हुए चूहे की तरह कुतरते हुए वो आगे आगे बहुत। झील जो है कोई ज्योमेट्रिक शेप की नहीं होती है, नेचुरल होती है। कहीं पर एक पहाड़ी आ गई तो वो उसमें उसका रूप बदल जाता है। तो ये जो फिंगर्स हैं, आप ये समझिए कि उस झील में जो छोटी छोटी पहाड़ियां पड़ती हैं और वो लैंड अंदर चली जाती है, और
तो उसके वो एक तरह से आप दूर से देखें तो लगता है उंगलियां हैं, वो टीले जैसे उगाए हैं। जी हाँ, तो वो हाँ, तो वो जो धरती जो जमीन है जहाँ एक्सटेंड की हुई है झील के अंदर फिंगर की तरह, वो उंगली की तरह दिखती है, इसलिए उनको फिंगर्स कहा जाता है। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये 14 फिंगर्स तक भारत का इलाका था, लेकिन चीन धीरे धीरे उसको कुतरते हुए आज 8 तक आ चुका है। क्योंकि ये सहमति थी, जब बाद में सहमति हुई कि भैया जितना जहां तुम हो वहां रुक जाओ, जहां हम हैं वहां रुके रहेंगे, बीच की जगह को हम ऐसा छोड़ देंगे कि अगर आप दावा करते हो तो आप पेट्रोलिंग के लिए आ जाओ, निहत्थे आओ, हथियार लेके नहीं आओ, और हमको जहां तक हमारा दावा है हम वहां तक चले जाएंगे, लेकिन हम लड़ेंगे नहीं। ये सहमति थी। आपने एक और वो दौलत बेग ओल्डी की बात कही। जी। दौलत बेग ओल्डी जो है, संयोग से मुझे वहां जाने का मौका मिला। वहां त्योहार होता है सिंधु दर्शन। मैं उसकी फोटोग्राफी के लिए कई साल पहले लेह से वहां तक गया था, जो बॉर्डर है जहां भारत में सिंधु नदी प्रवेश करती है। उस जगह तक मैं गया था, दमचौक कहते हैं उसको। तो दमचौक जाते हुए रास्ते में कुछ इलाके बड़े फ्लैट पड़ते हैं, तो वहां भारत की सेना ने जमीन समतल करके 1962 की जंग के दौरान कुछ हवाई पट्टियां बनाई थी, जिससे हमारे हवाई जहाज उतर सके वहां, और वो फिर काम में बाद में नहीं आ रही थी। तो अब उसमें से जो सबसे बड़ी है वो दौलत बेग ओल्डी है, और उसको रिवाइव किया है सेना ने। और अब वहां जो भारतीय वायुसेना का जो सबसे बड़ा जो हेलीकॉप्टर होता है और हवाई जहाज होते हैं, जो जिसमें टैंक भी जा सकते हैं, वो उस पट्टी पर उतर सकते हैं। तो दौलत बेग ओल्डी जो है अचानक खबरों में आई है, वो इस वजह से आई है कि भारत सरकार ने जो पट्टियां वायुसेना के लिए नई बनाई है या पुरानियों को दोबारा विकसित कर लिया है चीन के नजरिए को देखते हुए, वो बहुत सारी हैं, कुछ दर्जन हैं, और वो लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक हैं। तो ये भारत का एक डिफेंस का एक बड़ा मजबूत पहलू उसमें जुड़ा है, जो हाल ही के वर्षों में जुड़ा है। चीन के साथ विवाद की पड़ताल की इस पहली कड़ी में हमने भारत चीन सीमा के विस्तार, उसके इतिहास और उसके भूगोल को समझने की कोशिश की है। ये श्रृंखला जारी रहेगी। दूसरी कड़ी में हम विजय क्रांति के साथ ही बात करेंगे, आखिर चीन की भीतरी और बाहरी परिस्थितियां क्या हैं जो वो इस तरह के आक्रामक तेवर अपनाकर भारत के साथ, जहां उसके आर्थिक हित भी जुड़े हैं, सीमा पर इतना बड़ा वितंडा खड़ा कर रहा है। नमस्कार।